एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की सीरीज़ में हम देख रहे हैं आज सेव नर्मदा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये जो सीरीज़ है ये अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स बीएड सब में जो एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम है उसके अंदर ये मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इससे पहले हम चिपको, एपिको ये सारे मूवमेंट्स कर चुके हैं जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी चीज़ है उसका सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि आखिर वो क्या था, तो उसका सिनॉप्सिस हम देते हैं। ठीक है, तो नर्मदा मूवमेंट रेफर्स टू अ सोशो एनवायरमेंटल मूवमेंट जो कि इमर्ज हुआ इंडिया में 1980s और 1990s में। ये एक सोशो एनवायरमेंटल मूवमेंट था जो कि सोसाइटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट था और एनवायरमेंट के नज़रिए से भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये जो मूवमेंट था ये इसका एम क्या था कि ये इकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट ऐसा था कि लार्ज स्केल नर्मदा पे डैम्स बनाए जा रहे थे, तो उन डैम्स को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके लिए ये जो आपका मूवमेंट था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था कि जो डैम बनाए जा रहे थे नर्मदा के किनारे। ठीक है, तो इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ इसके क्या हैं? हमको कॉजेज़ तो पूछे जा सकते हैं, तो हम कॉजेज़ लिखेंगे कि इसका सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था। डैम बनाया जाएगा तो डैम से क्या होगा, एनवायरमेंट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आपको पता है कि डैम बनाते हैं तो पानी रुक जाता है जिसकी वजह से फिशेज़ वगैरह इधर से उधर नहीं हो पाती है ना। तो जो मूवमेंट है वॉज ड्रिवन बाय कंसर्न अबाउट द एडवर्स इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग लार्ज डैम्स ऑन द नर्मदा रिवर। ठीक है, मतलब नर्मदा रिवर पर लार्ज डैम्स बनाए जा रहे थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर के ये जो मूवमेंट था ये था। देन एक्टिविस्ट आर्ग्यूड दैट डैम प्रोजेक्ट्स वुड लीड टू डिफॉरेस्टेशन होगा, कि अगर आप डैम बनाएंगे तो डिफॉरेस्टेशन, डेफिनेटली डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ काटे जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। बायोडाइवर्सिटी कैसे लॉस होगी कि वहाँ का जो भी फ्लोरा और फोना है वो भी डिसअपियर हो जाएगा धीरे धीरे। एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ नेचुरल रिवर इकोसिस्टम। डैम जब भी बनाते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी हमें पानी का कोर्स भी चेंज करना पड़ता है, राइट। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एक जो नेचुरल रिवर का इकोसिस्टम है ना उस पर भी बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, फिशेज़ पे आएगा और भी प्लांट्स हैं उसमें, उन सब पर फ़र्क आएगा। ठीक है, दूसरा लोकल कम्युनिटीज़, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको डिस्प्लेस कराना पड़ रहा है। मतलब वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं आप उनको हटाएंगे क्योंकि वहाँ डैम बना रहे हैं, तो एक सेकेंड हमारा हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। तो वन ऑफ द सेंट्रल इशूज़ जो एड्रेस किया मूवमेंट ने वो था डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़ को हटाना। पर्टिकुलरली ट्राइब्स जो थी, हमें पता है जब भी कोई इनएक्सेसिबल एरिया होता है तो वहाँ पर ट्राइब्स ही रहती हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो कि डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से हटाई जाने वाली थी, राइट। देन दे कॉल्ड फॉर प्रॉपर रिहैबिलेशन, वो चाहते थे कि प्रॉपर रिहैबिलेशन हो, रीसेटलमेंट हो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ का, इंश्योरिंग देयर राइट्स एंड वेलबींग वर सेफ गार्डेड। ओके, नेक्स्ट लैक ऑफ कॉन्सेंट। ठीक है, ये देख लीजिए लैक ऑफ कॉन्सेंट। तो कॉन्सेंट नहीं था, किसका कॉन्सेंट नहीं था, जो कम्युनिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके बारे उनसे कुछ पूछा ही नहीं गया। मतलब लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन था, पब्लिक का कोई रोल ही वहाँ पर नहीं दिख रहा था इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब प्रोजेक्ट को लेकर के, डैम बनाने को लेकर के आप क्या कर रहे हैं इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पार्टिसिपेशन पब्लिक से नहीं लिया जा रहा था। सिर्फ उनको एक डिसीजन बताया जा रहा था कि आपको ये करना है या वो करना है। तो वो लोग क्या चाहते थे कि एक इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी अप्रोच, जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें लोगों को इंक्लूड करें, पार्टिसिपेट करवाएं उनका। ठीक है, नेक्स्ट सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो इसके ना सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी बहुत थे, सोशो सोसाइटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक हमारे वेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो जो मोमेंट है हाईलाइटेड द पोटेंशियल नेगेटिव जो सोशो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट थे ना लोकल पॉपुलेशन के ऊपर, जैसे कि फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड जो थी उसका लॉस हो रहा था, कभी कभी रिवर्स हमें कोर्स चेंज करना पड़ रहा है तो फर्टाइल लैंड से आपको निकालनी पड़ रही है वो भी है। लोकल मार्केट्स वहाँ से हट रहे हैं, उनको जो मार्केट्स हैं उसमें डिस्ट्रप्शन हो रहा है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, किसी कम्युनिटी को तो आप ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट कल्चरल और हेरिटेज कंसर्न, कल्चरल और हेरिटेज कंसर्न के एक कल्चर के साथ हमारे, मतलब कोई कम्युनिटी रह रही है तो उसके कुछ इमोशंस होते हैं, उसकी कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, तो वो भी एक कंसर्न था नर्मदा
पे जो डैम बनाया जा रहा था उसका। तो द नर्मदा रिवर होल्ड्स इमेंस कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर मैनी कम्युनिटीज़ इन द रीजन। ये जो मूवमेंट था इसने बहुत सारे वॉइस्ड कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन ऑफ सैक्रेड साइट्स, क्योंकि डैम बनाया जा रहा था तो बहुत सारी सैक्रेड साइट्स जो थी उनको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा था, टेम्पल्स को हटाया जा रहा था, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स जो थे पुराने पुराने टाइम के वो भी हटाए जा रहे थे डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो एक्टिविस्ट एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। उन्होंने कहा कि कल्चरल हेरिटेज को बचाना है, और जो लोगों का एक, हम हमेशा किसी भी जगह रहते हैं, हम पर्सनली भी कहीं रहते हैं तो हमको क्या होता है कि उस जगह से कनेक्शन फील होता है, तो वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन था दैट पीपल हैड विद द रिवर, उसको भी बचाने की बात करता है। नेक्स्ट इसके मेथड्स, द मूवमेंट कंडक्ट्स एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन टू एजुकेट पीपल अबाउट द एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट। तो इसमें क्या था, क्या मेथड यूज़ किया इन्होंने, अवेयरनेस कैंपेन्स यूज़ किए। क्या किए, अवेयरनेस कैंपेन्स, अवेयरनेस चलाई, लोगों को बताया कि एनवायरमेंटल के आप ये जो डैम बना रहे हैं इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सोशल या फिर कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने मास मोबिलाइजेशन किया। मास मोबिलाइजेशन मतलब लोगों को इकट्ठा करना, मास मोबिलाइजेशन। तो जो एनबीए को शॉर्ट में वही नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये फोकस किस पे करता है, मोबिलाइजिंग मास सपोर्ट। लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया बाय इन्वॉल्विंग अफेक्टेड कम्युनिटीज़, जिन कम्युनिटीज़ पे अफेक्ट आ रहा था उनको इन्वॉल्व किया। फिर पब्लिक कॉन्शियसनेस अबाउट द इश्यूज़ एट हैंड। ठीक है, तो पब्लिक कॉन्शियसनेस शुरू की उन्होंने। इन्होंने प्रोटेस्ट किया, एक ये मेथड है, हंगर स्ट्राइक्स की, पदयात्राज निकाली, सिट-इन्स किए, जिससे कि वो पब्लिक का सपोर्ट मिल पाए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो अन्ना हज़ारे का मूवमेंट था, राइट, उसमें कितना पब्लिक का सपोर्ट था। नेक्स्ट देखते हैं लीगल एक्शन। इन लोगों ने लीगल एक्शन भी यूज़ किया टू चैलेंज द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स ऑन द नर्मदा रिवर। दे हैव फाइल्ड पिटीशंस, इन्होंने पिटीशंस कोर्ट में डाली, वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल और सोशल जस्टिस नॉर्म जो डैम कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं। देन एडवोकेसी एंड लॉबिंग का मतलब क्या होता है कि आप पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करें, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉबिंग का है कि कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है और वो पॉलिसी मेकर्स से चाहते हैं कि आप इस चीज़ के उसमें फेवर में बोलिए ताकि हम आपको या तो वोट्स देंगे या फिर हम आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। तो ये भी एक उन्होंने चीज़ शुरू की। फिर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, तो वन ऑफ द की डिमांड जो थी, ये पता नहीं क्या हो रहा है आज, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। तो उनकी एक ये डिमांड भी थी कि भाई जो भी लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं ना उनको रिहैबिलिट तो कराओ, यहाँ से आप उन्हें हटा रहे हो तो उन्हें बिठाओगे कहाँ, उनको घर कहाँ दोगे। तो उनका रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है और रीसेटलमेंट बहुत ज़रूरी है। उनको फेयर कंपनसेशन मिले, उनको वहाँ से हटा रहे हो तो उसका कंपनसेशन दो, उनको लैंड राइट्स दो और लाइवलीहुड, नौकरी, मतलब वो काम करें, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ तो दीजिए। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल्स, और उन्होंने कुछ और भी डेवलपमेंट के मॉडल्स बताए जिसमें सस्टेनेबल ऑल्टरनेट डेवलपमेंटल मॉडल थे जो कि लेस डैमेजिंग थे एनवायरनमेंट के लिए और कम्युनिटीज़ के लिए। उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड और कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की बात की। कम्युनिटी ड्रिवन मतलब कम्युनिटी से आए कि हम ये करना मतलब कम्युनिटी बताए कि क्या करना चाहते हैं वो, है ना। और हो सकता है कि कुछ लोकल ट्रेडिशंस होते हैं जिनसे भी कल्चर जो है, जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट रिजल्ट्स देखते हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस जो मूवमेंट है ये सक्सेसफुली रेज की, इसने क्या, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल एंड सोशल, भाई पब्लिक अवेयरनेस तो की कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट लीगल विक्ट्रीज़, तो जो एनबीए था इसने एक लीगल विक्ट्रीज़ जो है कोर्ट में जीती जिसकी वजह से जजमेंट्स आए जिन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट की बात की। जब भी डैम प्रोजेक्ट बने तो उसका असेसमेंट पहले किया जाए। नेक्स्ट रिड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, द मूवमेंट ने सक्सेसफुली मैनेज किया टू रिड्यूस द डिस्प्लेसमेंट caused by dam project by challenging the construction of large dams, advocating for proper rehabilitation, और ये सब चीज़ें इन्होंने इन्फ्लुएंस की। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंटल मॉडल, ऑल्टरनेटिव मॉडल्स ये हमने पता है, इसके बारे में भी लीडर्स। नेक्स्ट इसके लीडर्स कौन थे, तो मेधा पाटकर, हमेशा हमने इनका नाम सुना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मेधा पाटकर इम्पॉर्टेंट लीडर रही हैं सेव नर्मदा बचाओ आंदोलन का। नेक्स्ट बाबा आमटे,
ये भी एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में काम किया है, और मार्जिनलाइज्ड और ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो थी उनके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। नेक्स्ट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज ये हमारा सेव नर्मदा जो है ये ख़त्म हो चुका है, और इसके साथ हमने काफ़ी सारे मूवमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। बस एक मूवमेंट बचा है, तहरी डैम मूवमेंट, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग and hit the like button and subscribe.